सरकार की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। मुंबई के घाटकोपर इलाके में दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें पार्किंग में खड़ी एक कार देखते ही देखते जमीन के अंदर समा गई। पार्किंग में खड़ी कार का गड्ढे में डूबने का ये वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें पार्किंग में खड़ी कार आंखों के सामने से पल भर में ही ओझल हो गई। बताया गया कि जिस जगह पर कार खड़ी थी वहां पहले कुआं हुआ करता था और बाद में इस कुएं को ढक दिया गया था और उसी पर लोग अपनी कार पार्क करते थे। लेकिन देखिए किस तरीके से ये कार डूबती चली गई, देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गई। तो घाटकोपर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये कार अचानक से पल भर में डूबती चली गई। जानकारी है कि पहले यहां पर कुआं हुआ करता था, हालांकि इसको ढक दिया था, लेकिन लोग यहां पर कार पार्क करने लगे थे और इसी बीच देखिए किस तरीके से ये कार डूबती चली गई। तो ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर और कैसे आंखों के सामने एकदम से ओझल हो गई, ये कार डूबती चली गई। गड्ढे में ये कार डूब गई थी। मुंबई के घाटकोपर की तस्वीर आपके सामने और इस वक्त हमारे साथ आशीष, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं मुंबई से। आशीष, क्या जानकारी मिल पा रही है? चलिए आशीष के पास सब चलेंगे, लेकिन एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखिए। मुंबई के घाटकोपर में दरअसल ये घटना घटी उस वक्त जब एक कार यहां पर पार्क की गई थी, लेकिन अचानक से देखते ही देखते ये कार डूबती चली गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दिया कि कैसे एक कार जो पहले यहाँ पर पार्क की गई थी और उसके बाद ये कार गड्ढे में डूबती चली गई। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक यहाँ पर कुआं हुआ करता था और उसको ढक दिया गया था। ऐसे में लोग यहां पर पार्किंग समझकर पार्क करने लगे थे और देखते ही देखते ये कार किस तरीके से डूबती चली गई। मुंबई में क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और इस वजह से नदी नाले भी उफान पर हैं, तो वहीं देखिए इस कुएं को ढक दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके ये कार डूबती चली गई। आशीष हमारे साथ एक बार फिर से लाइव जुड़ गए हैं। आशीष, इसके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है, कैसे डूबती चली गई ये कार? गायत्री, बहुत ही भीषण हादसा जो है वो मुंबई के घाटकोपर इलाके में सामने आया है। इसके पहले जो है हमने कई दीवालों को गिरते हुए देखा था, कई जो पेड़ थे उन्हें गिरते हुए देखा था, लेकिन इस तरीके का लैंडस्लाइड का शायद ये मुंबई का सबसे पहला वाकया है जिसका वीडियो आप खास न्यूज़ 18 इंडिया पर देख सकते हैं। लाइव ये तस्वीरें थी। जो बताया जा रहा है, जो स्थानिक लोग बता रहे हैं कि पहले यहाँ पर कुआं हुआ करता था जिसे पार्किंग लॉट में कन्वर्ट कर दिया था और जिसके बाद यहाँ पर कार पार्क करने के लिए जब वो सामने आई तो ये हादसा हुआ है। काफ़ी बरसात का मौसम है, ऐसे में काफ़ी जो डुप्लीकेटेड बिल्डिंग्स हैं उनकी मरम्मत का काम चल रहा है, लेकिन इस तरीके की घटना को रोकने के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन के साथ लोग भी जिम्मेदार हैं। वो बिल्डर जिम्मेदार हैं जो किसी गटर पे या किसी नाले के ऊपर अपनी बिल्डिंग को तैयार करते हैं, वहाँ पर पार्किंग लॉट तैयार किया जाता है और इस तरीके की घटनाएं जो है वो सामने आती हैं। बिल्कुल आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को एक बार फिर से तस्वीरें दिखा दें। ये दरअसल मुंबई का घाटकोपर इलाका है, मुंबई का ये घाटकोपर इलाका, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पार्किंग बताया जा रहा है, ये पार्किंग थी और यहाँ पर एक ये कार खड़ी हुई थी और देखते ही देखते अचानक से ये कार जमीन के अंदर समाती चली गई। गड्ढे में डूबने का ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उसके बाद ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, जानकारी ये मिल रही है इसको लेकर के यहाँ पर पहले से कुआं था जिसको ढक दिया गया था और उसके बाद लोग यहाँ पर कार को पार्क करने लगे थे और देखिए किस तरीके से ये हादसा हुआ है, क्योंकि लगातार मुंबई में भारी बारिश का सिलसिला बना हुआ है। इस सब के बीच कहीं मकान गिरने की खबरें सामने आ रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जमीन धंसने का भी खतरा बना रहता है। लेकिन ये पहले से कुआं था, ढक दिया गया था। सवाल ये भी है कि आखिर इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष, पहले से ये कुआं था, इसको ढक दिया गया था, तो फिर कैसे ये कार वहां पर डूबती चली गई?
साफ तौर पर ये जो ढकने की प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं यहाँ पर फाउल प्ले नजर आ रहा है। जो बिल्डर है उसने उनके जो टेनेंट्स है शायद उन्हें ये जानकारी नहीं दी है, इसीलिए ये जो मामला है अब इस पर पुलिस भी इन्वॉल्व हुई है। क्योंकि इस तरीके का अगर जब कोई घर किराए पर लेते हैं या उसे परचेज करते हैं तो पूरी जानकारी जो टेनेंट्स है उन्हें मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं यहाँ पर राम निवास जो सोसाइटी का नाम है, जो घाटकोपर में जो सोसाइटी है जहाँ पर ये हादसा हुआ है, अब उसके बिल्डर जो हैं उनकी तलाश में कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस लग चुकी है। क्योंकि ये जो मामला है ये काफी चौंकाने मामला है। इसके पहले जो बिल्डिंग्स थी, जो पुरानी बिल्डिंग्स थी, जर्जर इमारतें थी, उनके गिरने की खबर आई थी। शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए बढ़ते आगे। दिल्ली में कोरोना के बेहतर होते हालात के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई और राहत का ऐलान कर दिया है। कल से दिल्ली में दुकानें खोलने के लिए ऑड इवन की व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है, यानी अब दिल्ली में सभी दुकानें खुल सकेंगी। हालांकि सिनेमा हॉल, स्कूल, कोचिंग, जिम, स्पा बंद रहेंगे। केजरीवाल ने एक बार फिर दिल्ली के लोगों से बेहद जरूरी होने पर ही बाहर निकलने की अपील की है। जो निर्णय लिए गए हैं वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि कल सुबह 5 बजे इस बार इस हफ्ते का जो लॉकडाउन है वो ख़त्म होगा। कल 5 बजे के बाद से सारी एक्टिविटीज़ अलाउड हैं, एक्सेप्ट कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो बिल्कुल प्रोहिबिटेड हैं, वो बिल्कुल अलाउड नहीं है, और कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो रिस्ट्रिक्टेड तरीके से अलाउड हैं। सारे स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेज बंद रहेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे। सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस, फेस्टिवल, इससे रिलेटेड जितनी गैदरिंग्स हैं, कोई भी गैदरिंग अलाउड नहीं होगी। स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, स्टेडियम बंद रहेंगे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे, सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे, एंटरटेनमेंट पार्क्स, अम्यूज़मेंट पार्क्स, वाटर पार्क्स बंद रहेंगे, बैंक्वेट हॉल्स, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल्स बंद रहेंगे, बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशंस, स्पाज, जिम्नेजियम, योगा इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे, और पब्लिक पार्क्स और गार्डन्स बंद रहेंगे। ये प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ हैं, ये बिल्कुल पूरी तरह से बंद हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं, जावेद मंसूरी और आनंद तिवारी दिल्ली से हमारे साथ दोनों जुड़ चुके हैं। जावेद, जरा बताइए दिल्ली में और किन किन चीजों में राहत दी गई है? देखिए, आज बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। जो सबसे बड़ा ऐलान उसमें है वो ये कि बाजार और मॉल से ऑड इवन को ख़त्म किया गया है। कल से बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स की सभी दुकानें खुलेंगी। जैसे मैं अगर अभी आपको दिखाऊं, मैं V3S मॉल में मौजूद हूं, निर्माण विहार में। अभी आप यहां पर सभी दुकानें खुले हुए नहीं देख रहे हैं, लेकिन कल से मॉल्स की सभी दुकानें खुल जाएंगी, बाज़ार की सभी दुकानें खुल जाएंगी। इसके अलावा जो कई सारी चीज़ें मुख्यमंत्री ने कही हैं। इसके अलावा अगर हम बताएं, सरकारी दफ्तरों में जो व्यवस्था लागू रहेगी, ज़रूरी सेवाओं से जुड़े दफ्तर जो 100% अटेंडेंस रहेंगे। प्राइवेट ऑफिस में 50% स्टाफ सुबह 9 से शाम 5 बजे तक काम करेगा। तो रेस्टोरेंट में भी 50% कैपेसिटी के साथ खोलने की इजाज़त दी है, जो एक ये नया है। तो ऐसे कई इजाज़त सरकार ने दी है, लेकिन सरकार ने साफ तौर पर ये हिदायत भी दी है कि जब बहुत ज़रूरी हो तभी घर से निकले। देखिए गायत्री, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आम लोगों पर भी है। जब अनलॉक होने जा रहा है तो उनको बहुत एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि हमने दूसरी लहर का जो प्रकोप है वो देखा था। इसी दिल्ली में हालात किस कदर ख़राब थे वो भी हमने देखा, और अब जब हालात बेहतर हुए हैं, आज महज 255 नए केस आए हैं और 23 मरीजों की मौत हुई है। हालात में बहुत सुधार आया है, लेकिन तीसरी लहर की जो आशंका है उससे भी इनकार नहीं किया जा रहा है। ऐसे में तो लोगों की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो बहुत एहतियात बरतें जब कल से जो लॉकडाउन है हटने जा रहा है। जी ठीक है जावेद, आनंद भी हमारे साथ है। आनंद, आप बताइए कि अब अभी किन किन चीज़ों पर पाबंदी रहेगी? जी देखिए, जैसा कि जावेद ने बताया गायत्री, जो स्पा हैं, मॉल्स हैं, इसके अलावा सिनेमा हॉल्स हैं, या बात की जाए जो जितने भी परिसर है जहाँ पर कोई कार्यक्रम होते हैं वो तमाम चीजें बंद होंगी। स्कूल कॉलेजेस बंद होंगे, जिम बंद होंगे। लेकिन मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ कनॉट प्लेस की। काफी व्यस्ततम इलाका है और आज संडे है गायत्री, यहाँ पर काफी भीड़ होती है, लेकिन ऑड इवन के चलते यहाँ पर जो कुछ शॉप्स हैं
वही यहाँ पर खुली हुई हैं। और आप देख सकते हैं एक खाने की शॉप्स के बाहर बाकायदा अच्छी खासी लाइन लगी हुई है। लोग निकल जरूर रहे हैं, लेकिन उन्हें चूंकि दुकानें कम खुली हैं और लोग अगर छुट्टी के दिन है, संडे के दिन अगर बाहर निकलते हैं शॉपिंग करने या खाने पीने और उन्हें कम ऑप्शन मिलते हैं, तो इस तरह से लाइन वहां पर नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से अनलॉक होगा और तमाम दुकानें अब खोलने का बोला गया दिल्ली सरकार तरफ से, तो जाहिर तौर पर जो चहलकदमी है थोड़ी और बढ़ती नजर आएगी। भीड़ भाड़ जो है मार्केट्स में काफी और नजर आएगी, क्योंकि मेट्रो खुल चुकी है, बसेस चल रही हैं और कई चीजों में जो छूट है वो अरविंद केजरीवाल ने दी है। लेकिन अभी कई ऐसी चीजें हैं जो बंद है और जाहिर तौर पर ये एक तरीके से देखा जा रहा है कि जो केसेस कम हो रहे हैं और अनलॉक होने के बाद अगर केस बढ़ते हैं तो एक बार फिर से सख्ती की जाएगी। और सबसे जरूरी बात यह है कि लगातार लोगों को अपनी भूमिका जो है जिम्मेदारी वो निभाना पड़ेगा कि लोग मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और जो कोविड गाइडलाइन है उनका पालन करें, क्योंकि अनलॉक में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी लोगों पर है कि वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते रहें। लौटेंगे आपके पास। अरविंद केजरीवाल ने इस बीच दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर से भी लड़ने की तैयारी का ऐलान कर दिया। दिल्ली में अब कोरोना की स्थिति काफ़ी नियंत्रण में आ चुकी है। कोरोना के केसेस काफ़ी कम हो चुके हैं और इस वक्त पूरी दिल्ली की चिंता एक ही है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाया जाए एक तरफ, और दूसरी तरफ अगर तीसरी लहर आती है तो उसकी तैयारियां पूरे ज़ोर शोर से चल रही है। आप लोग देखते भी होंगे कि रोज़ मैं कहीं ना कहीं तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए जाता हूं। कल हम लोगों ने लगभग 22 नए ऑक्सीजन प्लांट उनका उद्घाटन किया, परसों ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक्स का उद्घाटन किया। कई सारी तैयारियां तीसरी वेव को लेकर चल रही हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिनके लिए अब ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि कमाने का कोई साधन नहीं बचा है। हम भी ये समझते हैं और धीरे धीरे एक एक एक्टिविटी को खोला जा रहा है। जावेद, अच्छा अभी बाजारों में कैसा हाल है? देखिए, अगर मैं V3S मॉल की तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ आज रविवार के दिन देखेंगे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि ऑड इवन के हिसाब से आज दुकानें खुली हैं। लोग आपको नज़र आएंगे, लेकिन स्थिति वैसी नहीं है जैसे आमतौर पर यहाँ देखने को मिलती है। लोग आ रहे हैं शॉपिंग के लिए। सर एक मिनट, अब ऑड इवन जो है वो ख़त्म कर दिया है और लगातार जिम्मेदारी आम लोगों पर भी है, तो क्या कहेंगे, अब अनलॉक हो गई है दिल्ली एक तरह से? देखिए, कुछ नहीं बोल रहे हैं और यहाँ पर लगातार आप कुछ कहना चाहेंगे? अनलॉक हो गई है दिल्ली। देखिए, यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो अभी लोग लगातार आ रहे हैं, लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये कि लोगों को जिम्मेदारी बहुत समझनी होगी, क्योंकि लगातार यही कहा जाता है कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोविड बिहेवियर की बात लगातार कही जाती है और सबसे बड़ी चुनौती देखिए कल से शुरू होगी। कल जो दिल्ली के बहुत ऐसे बड़े बाजार हैं जो पूरी कैपेसिटी के साथ खुलेंगे। अभी तक ऑड इवन के साथ खुल रहे थे मॉल्स, अब सभी दुकानें खुलेंगी। तो ऐसे में जो दिल्ली के बड़े बड़े बाजार है वहाँ क्या स्थिति देखने को मिलती है, क्या वहाँ कोविड गाइडलाइंस का पालन होगा, इस पर नजरें रहेंगी, क्योंकि बहुत जरूरी है कि जो तीसरी लहर जिसकी आशंका जताई जा रही है उसमें आम लोगों की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। जी गायत्री, आम लोगों की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है आनंद, इसलिए जहां आप मौजूद हैं जरा वहां की तस्वीर एक बार फिर से दर्शकों को दिखाइए, क्योंकि अब कल से ऑड इवन का सिस्टम भी खत्म होने जा रहा है और पूरी तरीके से बाजारों को खोलने की भी इजाजत दे दी गई है। हालांकि कुछ नियम शर्तें लगाई गई हैं। जरा वहां की तस्वीर दिखाइए। जी देखिए, बिल्कुल कनॉट प्लेस पे इस वक्त हम खड़े हुए हैं। रविवार का दिन है गायत्री, और यहाँ पर अच्छी खासी चहलकदमी भीड़ होती है, लेकिन ऑड इवन के हिसाब से जो शॉप्स हैं वो खुली हुई हैं, तो यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं उस तरह से नजर नहीं आ रही है। लोग यहाँ पर मास्क लगाए हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कई शॉप्स के बाहर लंबी लाइनें लगी, खाने पीने की जो शॉप्स हैं। चूंकि ऑड इवन है तो ऑड इवन के हिसाब से ही जो शॉप्स है खुली हैं, लेकिन कल जिस तरह से राहत मिलेगी कि दुकानदार जो है काफी परेशान हो रहे थे, वो कहीं ना कहीं दुकानें जब खुलेंगी तो गैदरिंग जो है लोगों की वो ज्यादा होगी, और उस समय लोगों को जागरूक होना काफी जरूरी है कि वो कोविड नियमों का पालन करें। क्योंकि कनॉट प्लेस या रविवार के दिन अमूमन इतनी कम भीड़ बेहद कम नजर आती है, लेकिन जिस तरह से कोविड का लगातार लॉकडाउन हो रहा है कई महीनों तक, और उसके बाद अनलॉक धीरे-धीरे शुरू हुआ है। आपके पास हम लौटेंगे अपडेट के लिए, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। और इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि कोरोना के टीके को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली के एक रेस्टोरेंट की तरफ से अनोखी पहल की गई। यमुना विहार इलाके में मौजूद इस रेस्टोरेंट में कोरोना का टीका लगवा चुके लोगों को 20% की छूट दी जा रही है। अभी ये छूट टेक अवे पर मिल रही है, लेकिन कल से
कल से रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की सुविधा भी शुरू हो जाएगी और ये छूट वहां भी उन लोगों को दी जाएगी जो कोरोना का टीका लगवा चुके हैं। कोरोना को हराने के लिए सबसे बड़ा हथियार है वैक्सीन। वैक्सीन को बढ़ावा देने के लिए लोग अलग अलग तरह के कदम उठा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के यमुना विहार इलाके में। यहां पर एक रेस्टोरेंट है जायका दिल्ली, जिसने एक अनोखी पहल की है। दरअसल इस रेस्टोरेंट ने ऐलान किया है कि जो भी यहां से ऑर्डर करेगा खाने का, उसको 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा, लेकिन शर्त एक है कि उसको वैक्सीन लगी होनी चाहिए। जैसा कि आप यहां पढ़ सकते हैं, देखिए जिन साथियों ने कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन लगवा ली है, जायका दिल्ली रेस्टोरेंट उन लोगों को 20% डिस्काउंट दे रहा है। तो ये कोशिश यहाँ पर की है इस रेस्टोरेंट के मालिक गौरव शर्मा ने। गौरव शर्मा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। गौरव, 20% का आप डिस्काउंट दे रहे हैं, ये आइडिया आपके मन में क्यों आया और इससे कितना लोगों को फ़ायदा हो रहा है, आपको कितना नुकसान, अलग से बर्डन आप पर पड़ेगा, आपने ये नहीं सोचा? सर, ये तो एक छोटी सी पहल थी जो युवा पीढ़ी को लेकर, जो लोग घबरा रहे हैं वैक्सीन लगवाने में, तो उनके लिए एक छोटी सी पहल की है मैंने कि युवा पीढ़ी को आजकल फास्ट फूड को लेकर बहुत ज़्यादा मन करता है खाने का। तो युवा पीढ़ी खाने आएगी तो देखेगी 20% डिस्काउंट है तो वो खाएगी और अपना वैक्सीन लगवाएगी। वैक्सीन के जिसने वैक्सीन लगवा रखी है उसके लिए ये स्कीम चालू की गई है कल से। इन्होंने तो मुझे पता चला तो मैंने लिया है यहाँ से ऑर्डर, और सर मैंने 200 रुपये का सामान खरीदा था जिसमें मुझे 20% का डिस्काउंट वापस दे दिया। इन सब चीज़ों को देख के तो आदमी और थोड़ा सा अपने आप को कहेगा, सोचेगा कि हाँ मैं भी लगवाऊँ, और अच्छी चीज़ है सर। और इस बीच राजस्थान से एक बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने यह दावा किया है कि कई कांग्रेस विधायकों के फोन टैप किए जा रहे हैं और उन विधायकों से उनकी बात भी हुई है। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी की गई है, जिस पर बीजेपी का भी बयान सामने आ गया है। तो फोन टैपिंग का ये आरोप कांग्रेस विधायक की तरफ से, कांग्रेस के विधायक है वेद प्रकाश सोलंकी, और उनकी तरफ से दावा यह कि कई कांग्रेस विधायकों के फोन टैप किए जा रहे हैं। हमारे साथ में वेद प्रकाश सोलंकी है, कांग्रेस विधायक। वेद प्रकाश जी, ये जो शिकायतें आ रही है विधायकों से, क्या उनके फ़ोन टेप किए जा रहे हैं? देखिए, मेरा फ़ोन टेप होने की मुझे अभी तक जानकारी नहीं है। कई लोगों ने कहा है, ज़रूर विधायकों ने, कि हमारे फ़ोन टेप हो रहे हैं। कई विधायकों ने कहा भी है। अब उनके पास में कौन सा ऐप है जिसे पता लग रहा है कि हमारे फ़ोन टेप हो रहे हैं? उन्होंने मेरा फ़ोन भी चेक किया, बोल नहीं आपका तो नहीं हो रहा। तो कौन सा फ़ोन का ऐप है जिसे पता लगता है कि भाई उनका फ़ोन टेप हो रहा है? कई लोगों ने कहा भी है इस बात की जानकारी, फ़ोन टेपिंग तो नहीं, लेकिन अधिकारियों की बात ज़रूर मुख्यमंत्री तक पहुंचाई है कि हमारे अधिकारी ऐसे कह रहे हैं कि ऊपर से अधिकारियों द्वारा ऐसा मैसेज है कि ऐसा हो सकता है, उनकी जांच हो सकती है या एसीडी पकड़ सकती है, ऐसा कुछ भय दिखाया गया। विधायकों को डराया जा रहा है एक तरह से कि जानकारियों के अधिकारियों के मार्फत कोई चीज़ बात चली है या अधिकारियों को डराया दिया गया है, जिससे विधायकों को कहा है अधिकारियों ने, नीचे खुद के स्तर के तहसीलदार एसडीएम ने, कि ऐसा कहा गया है इसलिए मेरे को यहाँ पे नौकरी करने में दिक्कत आएगी। ऐसा कुछ विधायकों ने कहा है और ये विधायकों ने एक दो ने मुख्यमंत्री तक जानकारी में ये चीज़ें लेके भी आए हैं। तो ये बड़ा आरोप कांग्रेस विधायक की तरफ से। भवानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। भवानी, क्या और जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा और गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि फोन टैपिंग हो रही है। देखिए, राजस्थान सरकार ने इस पूरे मामले पर सफाई दी है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि अगर कांग्रेस विधायक ये आरोप लगा रहे हैं तो वो ये उनके नाम बताएं कि किन किन विधायकों के फोन टेप हुए, वो भी उजागर कर दें। और उन्होंने सफाई दी कि सरकार ने किसी का फोन टेप नहीं किया गया, ये आरोप बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। दूसरी तरफ क्योंकि पूरा मसला काफी उलझता जा रहा है, क्योंकि ये पूरा मसला जिलावार सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में विवाद से जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर जो सचिन पायलट लगातार मांग कर रहे हैं कि उनके जो कोटे के विधायक है उनको मंत्री बनाया जाए। अशोक गहलोत इस बीच में विधायकों से मिल रहे हैं, जो SC/ST के विधायक हैं उनमें से कुछ विधायकों से मिले, कुछ निर्दलीयों से मिले। लगातार तकरीबन 10 से 15 विधायकों से अभी तक अशोक गहलोत मिल चुके हैं। तो वो भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो असंतोष है, उनको लगता है कि उसको कैसे, अगर ऐसी स्थिति नहीं हो जाए कि सरकार के खिलाफ बड़ा असंतोष खड़ा हो जाए, तो अशोक गहलोत डैमेज कंट्रोल करने में लगे हैं। लेकिन जो असली मुद्दा है वो पार्टी आलाकमान को सुलझाना है। जी बने रहिए भवानी आप हमारे साथ। इस बीच बता दें कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान कांग्रेस में मची हलचल पर क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको।
कांग्रेस पार्टी के ही कुछ विधायकों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात की शिकायत की है कि हमारे इलीगली टेलीफोन टैप किए जा रहे हैं। अब कि वो लीगली किए जा रहे हैं, इलीगली किए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस को, कांग्रेस की सरकार और सरकार के मुखिया को इसका स्पष्टीकरण करना चाहिए। उस समय जब पायलट साहब नाराज होकर के चले गए थे, उस समय उनके बारे में किस तरह का कि अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया गया। उनको ट्रेटर कहा गया, उनको भगोड़ा कहा गया, उनको धोखेबाज कहा गया, उनको नाकाबिल कहा गया, उनको निकम्मा कहा गया, उनको नाकारा कहा गया। फिर एक बार गलबैयाँ करते हुए दिखाई दिया और अब जब दूरियां वापस बढ़ने लगी है, अब की बार उनको क्या उपनाम और पदवियाँ दी जाएंगी, इसकी तैयारी मुझे लगता है कि पायलट साहब ने भी कर ली होगी। राजस्थान में फोन टैपिंग के आरोपों पर कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी का भी बयान सामने आ गया। क्या उन्होंने कहा, आइए सुनवाते हैं। राजस्थान में कुछ एमएलएज ने शिकायत की है कि उनके टेलीफोन टैप हो रहे हैं, कोई उसका सबूत नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री निश्चित तौर से इसको देखेंगे। कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट भारत सरकार के अंडर में आता है और भारतीय जनता पार्टी की आदत रही है कि वो अपने दुश्मनों के भी टेलीफोन टेप करा सकती है और दोस्तों के भी करा सकती है। ये नया कल्चर है। भवानी, इस पर दिल्ली से अब क्या जानकारी मिल पा रही है और इस मामले में अब आगे होगा क्या? देखिए, यही इंतजार है कि आगे होगा क्या, क्योंकि जो पैच है बिल्कुल इस बात को लेकर फंसा हुआ है कि सचिन पायलट जितने अपने विधायकों को, जो अपने समर्थक विधायकों को मंत्री बनाना चाहते हैं और जिनको पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स आते हैं, अशोक गहलोत उसके लिए इससे तैयार नहीं है। अब इस बीच में कमलनाथ ने बात की थी, सचिन पायलट से भी बात की थी, मुख्यमंत्री से भी बात की, पार्टी के कुछ नेता बात कर रहे हैं और प्रियंका गांधी का इंतजार हो रहा है कि वो हिमाचल में है, तो वो अगर दिल्ली में आती तो सचिन पायलट से उनसे मुलाकात होती क्या, उस पर काफी कुछ देखना होगा। क्योंकि पूरे मसले में सबसे पहले जो शुरुआत की थी, जब सचिन पायलट को 10 महीने पहले वापसी करे, वो प्रियंका गांधी का रोल था, तो उनका कितना दखल होता था। अब जो पार्टी अलाकामान है, क्योंकि अजय माकन पहले मामले को देख रहे थे, लेकिन सचिन पायलट अब अजय माकन के थ्रू नहीं चाहते हैं, चाहते हैं कि पार्टी नेतृत्व यानी सोनिया गांधी इस पूरे मामले को तय करे। तो अभी तक सोनिया गांधी ने दखल नहीं दिया है, लेकिन इसी की बात का इंतजार किया जा रहा है और अब अगले 24 घंटे में पता पड़ेगा कि पार्टी क्या दखल देगी या फिर अशोक गहलोत पे छोड़ दिया जाएगा कि वही इस मामले में सुलझाए। भवानी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार सुन लेते राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खजरियावास ने क्या कहा। कि राजस्थान सरकार किसी का भी फोन टेप नहीं करती है, ये हमारा चरित्र नहीं है। इस वक्त यदि कोई भी हमारा साथी विधायक, परिवार का सदस्य, यदि ये बात कहता है फोन टेपिंग हो रही है, तो उनको, उन विधायकों के, वो ये कह रहे हैं, मैंने जो उनका बयान सुना, उन्होंने कहा कि मेरा फोन टेप नहीं हो रहा है। बाकी 2-3 एमएलए जिन्होंने मुझे कहा, उन एमएलए के नाम आपको सामने लाने चाहिए। और इस बीच राजस्थान में कांग्रेस के नेताओं की फोन टैपिंग मामले पर बीएसपी ने क्या कहा, सुनिए। लग नहीं रहा कि फोन टैपिंग हो रहे हैं, और अगर कोई है कि भाई मेरा फ़ोन टैपिंग हुआ है, तो वो कहीं तो कुछ सबूत बताया जिससे हम भी कह सकते हैं कि हाँ निश्चित है फ़ोन टैपिंग हो रहे हैं। कहीं किसी के पास कोई सबूत नहीं है, कहीं कोई ऐसी बातें दिखने में नहीं आ रही, और आदमी अगर वो बयान दे रहा है, जो विधायक बयान दे रहा है कि भाई फ़ोन टैपिंग हो रहे हैं, तो मैं तो मानता नहीं है कि वो बिल्कुल फ़ोन टैपिंग हो रहे हैं, ऐसी बातें निराधार हैं। नाम बता लें। कांग्रेस के जितने सदस्य हैं, जितने भी विधायक हैं, एक परिवार के रूप में है। अगर परिवार में किसी की कोई नाराज़गी है, उसको दूर करना चाहिए, सॉर्ट आउट भी करना चाहिए। भवानी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भवानी, अब जो राजस्थान कांग्रेस है, उसका अगला कदम क्या होगा इस मामले में? देखिए, पूरा ये जो मसला है राजस्थान की कांग्रेस से ज्यादा पार्टी के अलाकमान से जुड़ा हुआ मसला है, क्योंकि पूरे मसले को सॉल्व उन्हीं को करना है, पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को, क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत से जुड़ा हुआ जो राजस्थान के नेता हैं, गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी अध्यक्ष है, उन्होंने भी अपने साफ तौर पर कह दिया है कि ये मसला अजय माकन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी अलाकमान से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो इस मामले को सॉल्व करेंगे। तो राजस्थान कांग्रेस एक तरह से पूरे मामले में पीछे हट गई है, और यहाँ के जो नेता हैं वो लगभग इस मामले से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि इस मसले में उनके दखल का कोई मतलब नहीं है।
शुक्रिया भवानी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से शिवसेना नेता संजय राउत ने आने वाले चुनावों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि शिवसेना निकाय चुनाव, जिला चुनाव और विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़कर जीत सकती है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि शिवसेना हर तरीके से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। संजय राउत ने यह बयान कल यानी कि 12 जून को जलगांव में दिया था। निवडणूक महानगरपालिकेची असेल, जिल्हा परिषदेची असेल, विधानसभेची असेल, इतकंच काय लोकसभेची असली तरी आम्ही ती निवडणूक आमच्या बळावर लढू आणि जिंकू। आज शिवसैनिकांची एकच मागणी होती की जळगाव विधानसभेला आमदार दिले आहेत, महापौर दिला शिवसेनेचा, आता आपण खासदार देऊया जळगाव जिल्ह्यात, अशी एक मागणी यावेळेला झाली। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे लाइव जुड़ गए। अभिषेक, संजय राउत के इस बयान के मायने क्या है? देखिए, संजय राउत साफ तौर पर ये बताना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में सरकार के भीतर जिस तरीके से आंतरिक मतभेद है, अगर कांग्रेस या कोई पार्टी ये चाहेगी कि सरकार से हट के चुनाव लड़े तो शिवसेना इसके लिए तैयार है। खासकर इसकी पृष्ठभूमि अगर देखें तो प्रधानमंत्री से उद्धव ठाकरे की मुलाकात के बाद जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं और बयानबाजी का दौर शुरू है, कहीं न कहीं शिवसेना को लग रहा है कि शिवसेना को लोग दबाव की भूमिका में ला सकते हैं और सरकार के भीतर एक प्रेशर टैक्टिक मेंटेन कर सकते हैं। उसको लेकर के शिवसेना ने साफ कर दिया है कि अगर उन्हें ये कोई कहेगा कि वो अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल शिवसेना इसके लिए तैयार है, फिर चाहे स्थानीय स्तर पर हो या विधानसभा के चुनाव हो। हालांकि स्थानीय स्तर के कई ऐसे चुनाव हैं जो सामने हैं, अगर शिवसेना उन्हें लड़ती है तो उसे एंटी इनकम्बेंसी भी कम झेलनी पड़ेगी और खासकर कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद शिवसेना का वोट बैंक जो खिसक रहा है उसको जोड़ने में एक कामयाबी मिल सकती है। आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत के इस बयान के सामने आने के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस राज्य में होने वाले सभी निकाय चुनाव में अकेले ही उतरेगी। असं आहे, आमचं भाजप हा आमचा जन्मताच विरोधी पक्ष आहे, त्याच्यामुळे आज पवारसाहेब भाजप विरोधात मूड बांधत असतील तर चांगली गोष्ट आहे। आणि राहिलं महाराष्ट्रामधल्या ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्था असतील किंवा विधानसभाच्या निवडणुका असतील, काँग्रेस स्वबळावर लढण्याचं आम्ही जाहीर केलेलं आहे। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष दीक्षित भी मुंबई से लाइव जुड़ गए हैं। आशीष, उधर शिवसेना नेता संजय राउत कह रहे हैं कि अलग चुनाव लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं बात कांग्रेस भी कर रही है। इन दोनों के बयानों से क्या संकेत मिल रहे हैं? साफ तौर पर आपको बताना चाहेंगे गायत्री, महाराष्ट्र में प्रेशर टैक्टिक्स जो है वो शुरू है। हालांकि वहां विकास आघाड़ी की सरकार सत्ता में है, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री है, लेकिन तीनों जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर प्रेशर टैक्टिक्स यूज करना शुरू किया है। नाना पटोले जो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से ये बयान आना काफी ज्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि इसके पहले जो बीएमसी चुनाव है, आने वाले दिनों में बस कुछ ही दिनों में बीएमसी चुनाव है। मुंबई के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं भाई जगताप, उन्होंने भी ये कहा था, साफ तौर पर कहा था कि बीएमसी के चुनाव जो है वो कांग्रेस अकेले लड़ेगी, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। साफ तौर पर कहीं ना कहीं एनसीपी हो, शिवसेना हो और कांग्रेस हो, ये खुले संकेत देना चाहते हैं कि हमारी तैयारी जो है वो पूरी तरीके से हो गई है और अगर जरूरत पड़ी तो हम अकेले भी चुनाव में लड़ना। आशीष, आप रहिए हमारे साथ, आप रहिए हमारे साथ। नाना पटोले के इस बयान पर शिवसेना ने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। नाना पटोले जी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बात कही है। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी, जोड़ना चाहूँगी, महाविकास आघाड़ी के जो 3 पार्टीज़ हैं अपने एजेंडा पे कायम हैं और अपने एजेंडा के अनुसार जो काम कर रही है उन्हें महाराष्ट्र का दिल जीता है। जो भी महाराष्ट्र के निवासी हैं उनका दिल जीता है और उसी काम पे कायम रहेगी। आने वाले समय में क्या निर्णय लिया जाता है, क्या लोकल बॉडी इलेक्शंस होंगे, क्या स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शंस होंगे, क्या उनकी पार्टी डिसीजन लेगी, वो उनकी लीडरशिप पे डिपेंड करता है। मैं तो उनको ऑल द बेस्ट विश करूँगी। और शिवसेना की बात अब जरा सुनिए, कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने क्या कहा। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी लोकल बॉडीज के इलेक्शन अपने बलबूते पर लड़ना चाहती है। मेरे ख्याल से इसमें किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। हर राजनीतिक दल को अपने फैसले करने का हक है।
वो अलायंस के साथ भी लड़ सकता है और अकेले भी लड़ सकता है। कांग्रेस को भी यह हक हासिल है कि वो अपने फैसले अपने आप करे। अभिषेक और आशीष हमारे दोनों सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, अब एनसीपी क्या रणनीति तैयार कर सकती है? देखिए, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं ये जानती है कि आने वाले समय में कांग्रेस को अगर अपनी वोट बैंक बचाने हैं या अपने आप को जिंदा रखना है और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, तो उसे अकेले चुनाव लड़ना पड़ेगा। और मुंबई का बीएमसी चुनाव हो, लोकल बॉडी कोई भी इलेक्शंस हो या फिर स्टेट के चुनाव हो, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस को दरकिनार किया जा रहा है, चाहे सरकार में हो या दूसरी जगहों पर, कांग्रेस को ये पता है कि वो आने वाले समय में उसको एक निर्णायक भूमिका रखनी पड़ेगी। अभी जो बयान दिए जा रहे हैं वो कहीं न कहीं एक दबाव बनाने की कोशिश है सरकार के भीतर, ताकि सरकार चलाने के लिए जिम्मेदार जो पार्टियां हैं, खासकर शिवसेना की बात करें, जो शिवसेना और कांग्रेस के भीतर जो मतभेद है उसको कम किया जा सके और उसको दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अब लौटेंगे आपके पास। इसी मुद्दे पर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने भी बयान दिया, जरा सुनिए क्या कहा। महाराष्ट्र की सियासत की बात करें तो नाना पटोले महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कल उन्होंने अमरावती में बोला कि आने वाले समय में वो लोकल बॉडी इलेक्शंस अकेले लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस अकेले लड़ेगी। एनसीपी कैसे देखती है इसको? नहीं, मुझे लगता है कि उनका बोलने का, पार्टी जोड़ने का सभी अधिकार है। जो निर्णय लेना है उनको लेने का अधिकार है। किसी पार्टी को किस तरह से चलाया जाए, क्या बोला जाए, नहीं बोला जाए, हमें लगता है उससे हमें कोई बोलने की ज़रूरत नहीं। अब उनकी पार्टी का ये कोई ऑफिशियल निर्णय है, ये पार्टी जाहिर कर दे। लेकिन हमें लगता है कि नाना जी घूम रहे हैं, कांग्रेस में लोगों को जोड़ने के लिए इस तरह के बयान भी दे रहे हैं। लेकिन सरकार में सब कुछ ठीक ठाक है क्या? क्योंकि इस तरीके के बयान से बीजेपी लगातार कह रही है कि सरकार में ठीक ठाक नहीं है, इसलिए तीन पार्टियां तीन अलग अलग मुद्दे पर चल रही हैं। उन्हें सपना देखने दीजिए, तारीख पे तारीख सपना देखना उनका अधिकार है, देखने दीजिए। महाविकास आघाड़ी की सरकार जो भी है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बनी है, सरकार चलेगी। आशीष, एक तरफ कांग्रेस ने अपनी बात रख दी है, शिवसेना कह रही है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एनसीपी की तरफ से इसको लेकर खुलकर नहीं कहा जा रहा है, तो फिर इसके क्या मायने निकाले जाएं? गायत्री, आपको बताना चाहेंगे, जब इस सरकार का, महाविकास आघाड़ी की सरकार का गठन हुआ था, तीन अलग अलग विचारधाराओं वाली जो पार्टीज हैं, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी, इनको साथ में लाने के लिए एक अहम भूमिका जो है वो एनसीपी की थी, शरद पवार की थी, साथ ही में नवाब मलिक जिन्होंने ये बयान दिया है उनकी थी। ऐसे में एनसीपी का जरूर ये मानना है कि तीनों पार्टियां अगर एक साथ रहती हैं तभी एक मजबूत विपक्ष के रूप में जिसे देखा जाता है बीजेपी, तभी उनका सामना कर पाएगी। साफ तौर पर एनसीपी की ये भूमिका है कि तीनों को एक साथ आकर चुनावों में लड़ना चाहिए, जिसका नतीजा अभी फिलहाल जो महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में है, सत्ता में है, आने वाले चुनावों में भी तीनों को एक साथ होना चाहिए। लौटेंगे आशीष आपके पास। इस बीच बता दें कि कांग्रेस के नेता नाना पटोले के बयान के बाद पार्टी के जो दूसरे नेता हैं उनके भी बयान सामने आ गए। किसने क्या कहा, सुनिए। पार्टी की साफ तौर पर भूमिका है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी इसके पहले एक नंबर की पार्टी हुआ करती थी और हम लोगों का लक्ष्य है आने वाले दिनों में फिर से वो कांग्रेस की भूमिका फिर से बने महाराष्ट्र के अंदर और एक नंबर की पार्टी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में बने और उसका प्रयास पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले जी और हम सभी लोग मिलजुल कर पूरे महाराष्ट्र में कर रहे हैं और हम सबकी साफ भूमिका है कि आने वाले दिनों में चाहे महानगर पालिका का चुनाव हो, नगर पालिका का चुनाव हो, लोकल बॉडी के चुनाव हो महाराष्ट्र में या 2024 में होने वाला विधानसभा चुनाव हो, सभी सीटों पर हम अपने बल पर, अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। और इसी मुद्दे पर एनसीपी के नेता मजीद मेमन का भी बयान सामने आया। आइए सुनवाते हैं क्या कहा उन्होंने। कांग्रेस को शायद ऐसा लगता है कि लोकल चुनाव में उन्हें शिवसेना के साथ मिलकर नहीं लड़ना चाहिए अपनी इंटरनल पॉलिसीज़ की वजह से, तो वो उनका अपना मामला है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी कोई निर्णय स्पष्ट तौर पर नहीं लिया गया है और ये मामला अभी विचाराधीन है और सभी तीनों पार्टियां अपने अपनी रणनीति बनाएगी और चुनाव में तीनों का मकसद यही होगा
कि भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में और ज़्यादा कमज़ोर बना दिया जाए।